हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इसमें दो चैप्टर बेसिकली मिक्स किया गया है। एक बेसिकली है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इन दोनों के यूज करके जो है एक सवाल बनाया गया है। चलिए आज सीखते हैं सवाल को, सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। दिया हुआ है कि a container thermally insulated from the surrounding is divided into two parts by a heat insulating piston that can slide in the container without friction। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कंटेनर हम बनाए हैं यहाँ पे, और इस कंटेनर को एक पिस्टन के द्वारा जो है वो डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। ठीक है ना, एक पार्ट ए एक पार्ट ए। और ये जो पिस्टन जो है पूरा, ये जो पूरा जो मीडियम बनाया गया है ये जो है इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग मीडियम का मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, कि ना कोई हीट आ सकता है ना कोई हीट जा सकता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इंसुलेटिंग मीडियम का मतलब। तो वही चीज है कि बाय हीट इंसुलेटिंग पिस्टन दैट कैन स्लाइड इन द कंटेनर विदाउट फ्रिक्शन। और ये जो पिस्टन जो बीच में लगा हुआ है ये वाला, ये पिस्टन मूव कर सकता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है सवाल में, 0। ठीक है ना, अच्छी बात है। रफ एकदम स्मूथ सरफेस है without friction। On one side of piston, mass m1 of gaseous hydrogen occupies volume v1, and other side mass m2 of gaseous हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पर हीलियम लिख दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम लिख दीजिए। ठीक है, हीलियम दिया हुआ है सवाल में। ठीक है ना, हीलियम, अच्छी बात है। चलिए, हीलियम ऑक्यूपाइज वॉल्यूम v2। यहाँ पर ये जो इधर वाला है इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है जिसका मास m1 दिया है, और इधर हीलियम गैस भरा है जिसका मास दिया है, मास दिया हुआ है m2, और इसका वॉल्यूम दिया है v1, इसका वॉल्यूम दिया है v2। आगे पढ़ते हैं सवाल। ठीक है, on one side of piston of mass m1 gaseous hydrogen occupies volume v1 and mass m1 है, अच्छी बात है। on the other side mass m2 and gaseous volume, हीलियम जो है गैसियस है और उसका वॉल्यूम v2 दिया है। मोलर मासेस ऑफ दिस मासेस आर mh2 एंड mhc। मतलब इसका मोलर मास जो है सवाल में दिया है हाइड्रोजन का mh2 कैपिटल में है, और इसका मोलर मास दिया है mhe, हीलियम गैस। अच्छी बात है। अब क्या हुआ समझिए। The gases can heated by two series connected heating coils। अच्छा, ये जो कॉइल्स लगे हुए हैं इसके कुछ रेजिस्टेंस होंगे, लेट्स रेजिस्टेंस R1 और R2। और ये रेजिस्टेंस जो है उसको वही रेजिस्टेंस से अगर हम किसी से मान लीजिए, थ्योरी क्या है कि मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस है इस तरह से और इससे करंट फ्लो करवाते हैं, तो इस रेजिस्टेंस से क्या निकलता है, हीट। क्या निकलता है, हीट, इस तरह से। और वो जो हीट का वैल्यू होता है Q, वो होता है बेसिकली I² RT। ये पढ़े होंगे सब कोई, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट सब कोई पढ़े होंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, समझ गया ना। तो जो हीट का वैल्यू होता है I² कितना होता है, RT। तो वही चीज दिया हुआ है कि दोनों कॉइल जो है साथ ही साथ सीरीज में जुड़े हुए, दोनों कॉइल सीरीज में जुड़े हैं, तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा। तो करंट सीरीज में क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे करंट I होगा तो यहाँ भी करंट क्या होगा, I। पोटेंशियल अलग अलग होगा। ठीक है, पोटेंशियल को मान लो V है, उसका कोई यूज नहीं है ऐसे। ठीक है, the resistance of coils which heats the hydrogen gas depends on the absolute temperature T according to the law R equal to R0 plus AT। यहाँ पे
R1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, R1 इक्वल टू R0 प्लस AT। मतलब हाइड्रोजन गैस के अंदर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल विच हीट्स द हाइड्रोजन गैस, मतलब ये जो इससे जो हीट निकल रहा है इस कॉइल से, इससे, ठीक है ना, इससे जो हीट निकल रहा है उसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बेसिकली इस तरह से वेरी कर रहा है, कितना, और सॉरी हीट निकल रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो है चेंज करने वाला टेम्परेचर के साथ, वो इस लॉ के अनुसार है, आर नोट आर वन इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट जो है शुरुआत में रेजिस्टेंस है, प्लस ए इंटू टी। टी किसका टेम्परेचर, इसका, ठीक है, शुरुआत का टेम्परेचर। मैंने इस लॉ के अनुसार जो है वो हाइड्रोजन गैस को हीट कर रहा है, अच्छी बात है। तो बताना है कि इफ पिस्टन डज नॉट मूव आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, तो फाइंड द लॉ डिस्क्राइबिंग डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ व्हाइल हीटिंग हीलियम गैस। मतलब ये बताना है कि जिस तरह से जो है हाइड्रोजन गैस को हीट कर रहा था वो कॉइल, तो उसका टेम्परेचर वेरी कर रहा था, इस टेम्परेचर जो है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस पर रेजिस्टेंस इस तरह से डिपेंड कर रहा था, मतलब फर्स्ट कॉइल का। तो बताना है कि सेकेंड कॉइल जो है जो हीलियम गैस में पड़ा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। ये सवाल है, जो कोई समझ गए होंगे इसको बनाइए ट्राई करके, नहीं समझे चलिए हम बताते हैं। द गैसेस ऑलवेज रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीटिंग कॉइल्स, मतलब ऐसा नहीं है, देखिए इसका मतलब क्या है, लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि द गैसेस रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब एक कॉइल जो है हीट कर रहा है इस गैस को, तो हीट से कॉइल से जो निकल रहा है हीट, उसका टेम्परेचर, कॉइल का टेम्परेचर और ये जो गैसेस हैं उसका टेम्परेचर आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं सवाल को, आराम से समझिएगा। पहले एक और फिगर बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये हो गया हमारा इंसुलेटिंग मीडियम, और इंसुलेटिंग मीडियम को एक पिस्टन के मदद से दो पार्ट में अलग कर दिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉइल हो गया, और यहाँ पर हमारा सेकेंड कॉइल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा स्विच, और यहाँ पर हो गया हमारा बैटरी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्विच को हम ऑन कर दिए। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर T पे जो है मान लो कि इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है शुरुआत में, और इसकी टेम्परेचर कितना है, T2। शुरुआत में टेम्परेचर इसका T1 है, इसका टेम्परेचर कितना है, T2। हमको नहीं पता कि शुरुआत में गैस का टेम्परेचर कितना है, तो मान ली शुरुआत में T1 T इज इक्वल टू 0 पर है, अभी कितना है, ये भी T इज इक्वल टू 0 पे। टेम्परेचर कितना है दोनों गैस में, इस हाइड्रोजन गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है हाइड्रोजन गैस के, और हीलियम गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़ा है उस सब का टेम्परेचर T2 है, इसका T1 है, टाइम जब 0 था। तो अब टाइम टेम्परेचर क्या होगा, इसका बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लो कि इसके अंदर से DQ हीट निकला, इसके अंदर से जब छोटा सा हीट निकलेगा DQ, तो मान लो कि छोटा सा टाइम DT टाइम के बाद जो है इसका टेम्परेचर जो है इसके अंदर चेंजिंग हो गया, और टेम्परेचर हो गया DT1। उसी तरह इसके अंदर छोटा सा टाइम D2 के बाद जो है इसका टेम्परेचर कितना हो गया, DT2 हो गया, छोटा सा टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात वहां पे बहुत ध्यान से लिखा हुआ था सवाल में, पढ़िएगा, कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा। पिस्टन मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि इधर का वॉल्यूम जो है, इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम, वो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, दोनों प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि इसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो पिस्टन जरूर आगे मूव करेगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो जरूर ये पिस्टन इधर मूव करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर जो है इसका वॉल्यूम दिया था शुरुआत में कितना, V1, इसका वॉल्यूम कितना था, V2, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम में, माने इसका वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा, और इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, चेंज इन नहीं होगा। चेंज नहीं का मतलब कि अगर इसका वॉल्यूम चेंज हुआ तो ये पिस्टन इधर जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो इधर आ जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम जो है वो खुद कंटेनर के अंदर चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो पिस्टन ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है,
मतलब इधर के जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स हैं जितना प्रेशर इधर से क्रिएट करेंगे उतना ही प्रेशर इधर से क्रिएट होंगे, तभी तो ये पिस्टन वहीं के वहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अगर इधर वाले गैसियस मॉलिक्यूल्स P1 प्रेशर लगा रहे हैं, इधर वाला P2, तुमको बात पता चला कि P1 इक्वल टू क्या होगा, P2, एक स्टैंड। समझ गए? अच्छा, हमको पता है कि Pb इज इक्वल टू होता है nRT, गैसियस मॉलिक्यूल्स के हम पढ़े हैं पहला। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा nRT/V। तो यहाँ पर प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P1 की जगह पे n नंबर ऑफ मोल, तो N1 लिखें, इंटू R गैस कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर T1 अपॉन वॉल्यूम V1 बराबर P2। P2 कितना होगा, तो ऑफकोर्स P2 हो जाएगा हमारा N2R T2 अपॉन कितना, V2। यहाँ पे रख दिए वैल्यू। अब ध्यान से देखिए आप कि यहाँ से आपको पता चला कि ये वाला लॉ जो है फॉलो करेगा, अच्छी बात है। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो एक बात और याद रखिएगा कि फॉर अ स्मॉल टाइम के लिए अगर हम देखा जाए, छोटा सा टाइम dt में, तो इसका टेम्परेचर छोटा सा चेंज होगा कितना, N1 R, और छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ कितना, dt बाई वॉल्यूम V1 बराबर N2 इंटू R2 इंटू छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ T2 अपॉन V2। ये भी हमेशा याद रखना है, ये भी काम का चीज है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या हुआ समझिए कि जब इसके अंदर से छोटा सा हीट मान लो dQ1 निकला और इसके अंदर से छोटा सा हीट निकला dQ2, तो ये dQ1 हीट जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के उसको हीट करेगा। उसी तरह इसके जो छोटा सा हीट निकला dQ2, उसके अंदर से जो हीट निकलेगा छोटा सा क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स को, हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करेगा। तो अगर हम dQ1 लिखें, dQ1 और बाई dQ2, तो dQ1 क्या है, तो dQ1 छोटा सा हीट अगर दे रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और अगर उसको हम हीट कर रहे हैं इस पिस्टन से, सॉरी कॉइल से, और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, और अगर मान लो कि हीट कर रहे हैं इसको Q, तो Q इज इक्वल टू पता होगा n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंटू कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है V इंटू डेल्टा टी, ये होता है हीट का फॉर्मूला, चेंज इन हीट इक्वल टू, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो उसी तरह वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका ई वाला वॉल्यूम बराबर नहीं है, इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सारा कहानी हो रहा है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे dQ1 की जगह पे लिखेंगे N1 CV1 कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ dt1 बाई dQ2 नंबर ऑफ मोल N2 इंटू CV2 इंटू छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ dt2, ठीक है, अच्छी बात है। N1 बाई N2 इंटू CV1, CV1 क्या होता है, CV इक्वल टू होता है A/2 इंटू R, ये पता होगा सबको, A/2 इंटू क्या होता है, R होता है। और भी हम सब कुछ बताते चल रहे हैं, किसी को नहीं पता है तो उसको भी बता रहे हैं कि Cp इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है बेसिकली F/2 प्लस 1 इंटू R, ये सबको याद रखना चाहिए, जहां F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एक डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना होता है, 5 होता है। और हीलियम गैस है, हीलियम गैस जो है He, वो एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, सबको पता है, 3। तो बेसिकली यहाँ पे N1 CV1, तो CV1 क्या था, इधर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था, V1 वॉल्यूम वाला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे पुट करेंगे F का वैल्यू कितना, 5/2 इंटू R इंटू छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ dt1 बाई ये N2 तो लिख लिए हैं, तो सिर्फ क्या लिखना है पड़ेगा, CV2, तो हो जाएगा 3/2 इंटू R इंटू छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ dt, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यही जो है बराबर होगा dQ1। ये dQ1 हीट जो है दे कौन रहा है, dQ1 हीट दे कौन रहा है, तो इसके हीट देने वाला जो है, इसके अंदर से हीट तब निकलेगा जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा I, और यहाँ भी करंट सब जगह क्या होगा, सेम होगा, हर जगह करंट सेम होगा। तो ये करंट के कारण जो है कॉइल R1 हीट हो रहा है, तो करंट कितना होगा I की जगह पे,
करेंट हो जाएगा इसके लिए I स्क्वायर इंटू RT, तो रेजिस्टेंस R1 माने हैं इंटू टाइम छोटा सा मान लो DT, छोटा सा DT टाइम के लिए देख रहे हैं तभी ना छोटा सा टेम्परेचर चेंज किए थे और छोटा सा हीट मिला, अपॉन करंट उसमें भी सेम है रेजिस्टेंस R2 इंटू टाइम DT, ये वाला कैंसिल, I स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से देखिए ध्यान से कि हमारे पास R1 बाई R2 का वैल्यू आ गया, R1 बाई R2 इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू DT 5/3 तो हो ही गया है, बच ही जाएगा 5/3 इंटू DT1 बाई DT2। ये होगा कि नहीं सबको पता होगा, अच्छी बात है। तो मेन बात है कि यहाँ पे DT1 का बाई DT2 का वैल्यू पता नहीं, निकाल लेंगे। देखिए DT1 बाई DT2 है क्या, तो उसके लिए हम देखो यहाँ से निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे ए वाला के लिए। हम DT1 को नीचे लाएंगे DT2 के, तो हो जाएगा V2 बाई V1 इंटू N1 बाई N2। तो DT1 बाई DT2 जो है बेसिकली क्या होगा, इसको नीचे लाओ तो V1 बाई V2 इंटू N2 बाई N1। तो इसके जगह पे बेसिकली हम लिख देंगे 5/3 इंटू N1 बाई N2 इंटू कितना था N2 बाई N1 इंटू V1 बाई V2, N2 बाई N1 इंटू V1 बाई V2। वहां से देख लीजिएगा कैसे DT1 बाई DT2 का वैल्यू निकाले। ए कैंसिल हो गया और हमारे पास R1 बाई R2 इक्वल टू आ गया 5/3 इंटू V1 बाई V2। अच्छी बात है। तो हमको रेजिस्टेंस R2 चाहिए था कि R2 जो है किस तरह से चेंज हो रहा है, तो R2 इक्वल टू 3/5 V2 बाई V1 इंटू कितना R1, और R1 हमको पता है कितना दिया है, किस तरह से चेंज हो रहा है R1, तो V2 बाई V1 इंटू R1 चेंज हो रहा है R0 प्लस AT, लेकिन टेम्परेचर T1 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमारा कंटेनर है ये वाला, इसका टेम्परेचर कितना दिया है, T1 दिया है, ठीक है ना। चलिए अब बात है कि R2 निकाले तो टेम्परेचर यहाँ T1 है, हम चाहते हैं कि टेम्परेचर T2 रहे, तो उसको टेम्परेचर T2 करने के लिए T2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ओला जो इक्वेशन बनाए थे उसको फिर से सहारा लेते हैं। कौन वाला, देखिए ये वाला जो लिखे थे। तो यहाँ से T1 कितना हो जाएगा, कौन वाला, यहाँ से निकालते हैं T1 इक्वल टू हो जाएगा N2 बाई N1 इंटू V1 बाई V2 इंटू RT2, कितना हो जाएगा, R से R कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ से T1 इक्वल टू आ जाएगा बेसिकली V1 बाई V2 इंटू N2 बाई N1 इंटू T2, ये आ जाएगा। तो ये वाला उठा के यहाँ पे रख दो, और क्या है, तो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 V2 अपॉन V1 इंटू R0 प्लस A इंटू T1 के जगह पे लिखेंगे कितना, ऑफकोर्स T1 के जगह पे लिखेंगे कितना था, V1 बाई V2 था इंटू N2 बाई N1 था, सही है ना, N2 बाई N1 इंटू T2, ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर इतना भी नहीं छोड़ दीजिए, R2 इक्वल टू आओ कुछ लिख लो 3/5 इंटू V2 बाई V1 इंटू R0 प्लस ए कांस्टेंट है वैसे रहने दीजिए, V1 बाई V2 भी देंगे इंटू N2 नंबर ऑफ गैस। तो बताइए N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन हीलियम गैस। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला। तो हीलियम के लिए क्या होगा, हीलियम के लिए N2 नंबर ऑफ मोल माने थे, तो मास ऑफ M2 हीलियम का मास अपॉन मोलर मास MHE, और N1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा M1 बाई हाइड्रोजन का मोलर मास H2। इसको पुट करो N2 की जगह पे हो जाएगा M2 बाई कैपिटल MHE बाई, यहाँ पे हो जाएगा M1 बाई कैपिटल FH2 इंटू T2। ध्यान से देखिए कि यहाँ से क्या कटने वाला है, कुछ कटने वाला नहीं है, कोई कटने वाला नहीं है हम। तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 3/5 V2 बाई V1 R0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा A V1 बाई V2 और मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मोलर मास ऑफ हीलियम गैस इंटू M2 बाई M1 इंटू T2। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R2। तो R2 जो है इस तरह से इस लॉ के अनुसार वेरी करेगा, क्लियर हुआ ना। R1 जो है इस लॉ के अनुसार वेरी किया, कहाँ था वो R1 वाला, कहाँ लिखे थे,
R1 इस लॉ के अनुसार वेरी किया और R2 इस लॉ के अनुसार वेरी करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ गए ना? चलिए, ऑल द बेस्ट।